हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे तो मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसका लास्ट पार्ट बना दिया था, बट फिर मैंने आप लोगों से जैसा कि कहा था क्यों ना इसकी कुछ टर्म्स जो कि क्लिनिकल एनाटमी में यूज़ होती हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस किया जाए। एक दो टर्म्स ही मैंने ठीक से डिस्कस की थी, आई थिंक वो भी प्रॉपर नहीं की थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। 51 टर्म्स हैं और इनको समझना, इनको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी मोर जो होती है आपके लिए हेल्पफुल होती है विद रिस्पेक्ट टू आपकी ये जो जर्नल एनाटमी है उसके मुकाबले में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सुफिक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के या किसी टर्म के लास्ट में सुफिक्स लगी हुई हो, आइटस, ITIS, ऐसी अगर लास्ट में किसी वर्ड के साथ लगी हुई होगी ये टर्म अगर, तो हम कहते हैं कि ये वर्ड जो यूज़ होता है इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है। अब इन्फ्लामेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि वो जो आपका एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। वो जो आपका एरिया होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। वो जो आपका एरिया होगा वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा। वो जो एरिया होगा वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पेन होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लामेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन सब की लास्ट में ये जो सुफिक्स हमने पढ़ी यहाँ पे ये आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, आर्थराइटिस, सबके जो लास्ट में ये आ रहा है तो मतलब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल्स में, और इसी तरह से आर्थराइटिस बोन्स में इन्फ्लामेशन। तो ये जो सारी टर्म्स हैं वो इसलिए ही क्या हो रही हैं, यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी। उसके बाद है इक्टोमी। अगर किसी के लास्ट में इक्टोमी आए तो उसका मतलब होता है कि उस बॉडी के हिस्से को रिमूव किया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स लोग निकलवा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करवाते हैं, अपेंडिक्टोमी करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑर्टोमी अगर किसी के लास्ट में आए तो वो जो कोई ऑर्गन होगा, बॉडी का इंटरनल ऑर्गन होगा वो, ठीक है, मीन्स टू ओपन एंड देन क्लोज, मतलब आपने उस ऑर्गन को ओपन किया। ठीक है ना, फॉर ऐसे नहीं कि आप ऐसे हाथ डाल के ओपन करोगे और फिर क्लोज कर लोगे, नो। जैसे ये लेप्रोटोमी है, हिस्टोमी है, सिस्टोमी है, तो ऑपरेशन के दौरान या फिर किसी पर्टिकुलर मेजर या माइनर ऑपरेशन के दौरान उस ऑर्गन को खोला जाता है और बंद किया जाता है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड उसके लास्ट में ऑटोमी लगाकर ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा है हमारे पास 4th नंबर पर ऑस्टोमी। ठीक है, ऑस्टोमी में क्या है, मीन्स टू ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। मतलब आपने उस पहले वाले में इक्टोमी में क्या था, ऑटोमी में सॉरी, क्या था कि आपने उसको खोला था और फिर बंद कर दिया था ऑर्गन को। अगर आप उसको खोलते हैं और फिर बंद नहीं करते हैं तो उसके लिए जो सुफिक्स यूज़ हो रही है वो है ऑस्टोमी। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ये आपने रीड करनी है। ठीक है, इसके अलावा है क्या कि सुफिक्स ओमा। ठीक है, अब ओमा कौन सी सुफिक्स है, अगर किसी के लास्ट में ओमा आए, मतलब लिपोमा, ऑस्टियोमा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्यूमर होना वहाँ पर। ठीक है, और प्यूबर्टी हमारे पास वो एज होती है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप्ड होना शुरू हो जाते हैं। जो कि गर्ल्स में इनकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब जिसमें ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो रेंज है वो है हमारे पास 12 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक। इसी तरह से बॉयज़ में 13 ईयर्स से लेकर 16 ईयर्स तक। ठीक है, तो प्यूबर्टी हमारे पास वो एज होती है जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। गर्ल्स की एज एंड बॉयज़ की एज में डिफरेंस है, वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या होते हैं कि आर सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़। आप किसी पेशेंट के पास जाते हो तो आप ऑब्वियसली कुछ सिम्टम्स देख कर जाते हो कि भाई मेरे अंदर ये है, मतलब आपकी खुद से कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई मुझे बुखार भी हो रहा है, गले में दर्द भी हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, फिर साइंस, फिजिकल साइंस आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर ऑन द पेशेंट। अब कुछ साइन ऐसी होती हैं जो डॉक्टर आपको देख के पता लगाता है कि अच्छा, फिर आपको वीकनेस भी हो गई है, फिर आपको देखेंगे अच्छा भाई पानी की कमी भी हो रही है, पानी भी नहीं पिया है, तो वो साइंस होती हैं। ठीक है, जो डॉक्टर आपको अंदर आपके अंदर देखेगा वो साइंस होती हैं, जो आप खुद अपने बॉडी के अंदर फील करके कंप्लेंट्स लेकर जाते हो डॉक्टर के पास, वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से डायग्नोसिस क्या होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिज़ीज़ और डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिज़ीज़। कोई भी डिज़ीज़, कोई भी बीमारी है
उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिटरमाइन करना, ठीक है, उसको वो कहलाता है कि डायग्नोस कर रहे हैं। और किसी भी डिजीज़ की नेचर को ढूंढना क्या कहलाता है? डायग्नोसिस कहलाता है। इसी तरह से कि एक कोई भी अगर डिज़ीज़ है उसको ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ डिजीज़। तो कि मतलब एक होता है ना कि 2 महीने में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, 4 महीने में चीज़ ठीक हो जाएगी, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तो ये जो आपको, या 1 हफ्ता ये गोली खा के देखो, फिर हम वरना आपके अगर ठीक नहीं होगा तो हम आपकी मेडिसिन चेंज कर देंगे। तो ये जो एक पॉसिबल आउटकम आने का जो टाइम होता है, कोर्स होता है, ये प्रोग्नोसिस कहलाता है, ठीक है। पायरेक्सिया आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा, फीवर को कहते हैं, ठीक है जी। लेजन ये इंजरी होती है, ठीक है। पैथोलॉजिक चेंज इन द टिश्यू, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से टिश्यू के अंदर चेंज आ जाना, इंजरी या हो जाना, हमारे पास क्या कहलाती है? लेजन कहलाती है। इन्फ्लामेशन मैंने आपको बताया कि इन्फ्लामेशन हमारे पास क्या होती है? इज़ दी लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर रिएक्शन हो जाता है, लोकल रिएक्शन होता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी भी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, फिज़िकल किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, केमिकली किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। नाउ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, वार्म हो जाती है, या फिर एरिया जो होता है वो उसमें हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और लॉस ऑफ फंक्शन, उस एरिया में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी। एडेमा क्या डिज़ीज़ होती है? इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ाती हूँ सेल से रिलेटेड, फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। हमारा जो सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है, उसके अंदर 60% क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। उस 60% फ्लूइड के अंदर हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। हमारे सेल के अंदर 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको मैं सही से समझा सकूँ। सेल को कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर का जो फ्लूइड होगा ये कहलाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल तो मौजूद नहीं होता है, हमारे पास बल्क ऑफ सेल मौजूद होते हैं जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो हमारे पास जब बहुत सारे सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, ये कुछ सेल्स हैं, तो इन सेल्स के अंदर यहाँ पर जो भी फ्लूइड मौजूद होगा वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, और ये जो स्पेसेस हैं, ये जो इनके पास जो भी फ्लूइड होगा ये कहलाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और ये सेल रह कहाँ रहा है? इधर ही रह रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हुआ, ये इसका क्या हुआ? इंटरनल इन्वायरमेंट भी हुआ, क्योंकि ये यही यहाँ पे रहा है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया, इसलिए बताया मैंने ताकि आपको समझाना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाए। तो क्या था, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होती है जहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अगर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए ज़्यादा तो वो स्वेलिंग कॉज कर लेता है, ठीक है। वो जो सेल होगा वो स्वेल होना शुरू हो जाए, क्योंकि सेल वहाँ पे रह रहा है ना, तो वो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो सेल, अगर सेल के बाहर ज़्यादा पानी होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा? बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। जब अंदर की तरफ वो सेल के अंदर मूव करेगा तो जो सेल होगा वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। तो इस डिज़ीज़ को एडेमा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से थ्रोम्बोसिस हमारे पास क्या होती है? इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड, मतलब कोई भी वेसल, कोई भी आर्टरी के अंदर कोई भी फैट का कोई भी हिस्सा, कोई लिपिड का कोई भी एक हिस्सा अगर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, मतलब वो जम जाए, तो वो एक तरह से कहलाता है थ्रोम्बस। और अगर वो मूव करे आपकी वीन के अंदर, आपकी आर्टरी के अंदर, ठीक है, मतलब वो सर्कुलेट कर रहा हो या वो मूव कर रहा हो, डिटेच हो जाए, मतलब वो मूविंग वाली कंडीशन में हो, तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन अगर वो कहीं पे फंसा हुआ है, लाइक वो एक जगह उसने ब्लॉक कर दिए, ठीक है, तो उसे थ्रोम्बस कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है ह्यूमरेज, ठीक है ना, हीमरहेज। तो ये क्या होती है? ब्लीडिंग विच में बी एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। इसमें ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी। ब्रेन हेमरेज भी आपने सुना होगा, तो उसमें ब्लीडिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। अल्सर क्या होता है? अल्सर हमारे पास एक ऐसा, हम कह सकते हैं, एक ऐसी हमारे पास स्किन के अंदर, जैसे या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कोई गैप आ जाता है,
एक लोकलाइज्ड पार्ट के अंदर, या हम कह सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहने की वजह से, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की जो पीएच वगैरह होती है उनमें अगर डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। साइनस वर्ड किसके लिए यूज़ होता है कि एपिथेलियम किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने स्किन अगर डिस्कस की होगी, पढ़ी होगी, तो उसकी जो एक बाहर वाली जो लेयर होती है उसे एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी ब्लाइंड ट्रैक, मैं आपको एक सपोज करके बताती हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैक है, ठीक है ना, लेकिन ये एक साइड से ओपन है, ठीक है, इसकी एक साइड ओपन है तो हम इसे कहेंगे साइनस, और अगर इसकी दोनों साइड्स ओपन है तो हम इसे फिस्टूला कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ी होगी। नेक्रोसिस क्या होती है? लोकल डेथ ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द न्यूक्लियस। कोई भी एक ऑर्गन, कोई भी टिश्यूज़, कोई भी सेल्स का एक हिस्सा, वहाँ पे वो सेल्स मरना शुरू हो जाए और वो वापस मतलब क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो डैमेज हो जाता है उनका, तो वो मतलब हम कह सकते हैं सेल डेथ हो जाना। ठीक है ना, तो नेक्रोसिस सेल डेथ होती है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, एक जो है वो क्या है, सिंपली जो है वो सेल्स वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो प्रोग्राम नहीं होती है, वो किसी वजह से मतलब रीज़न की वजह से हो सकती है। ठीक है, डीजनरेशन क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव चेंजेस कॉजेज डिटोरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्वालिटीज। इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस बट मे बी एंड नेक्रोसिस। ठीक है, ये जो हमारे पास नेक्रोसिस था वो इरिवर्सिबल था, मतलब इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक चीज़ ख़राब हो गई तो वो ख़राब हो गई, वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे पास डीजनरेशन है वो कौन सा प्रोसेस है? जिसके अंदर कोई भी एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल क्वालिटीज़ होती हैं वो काम नहीं कर रही होती। ठीक है, लेकिन ये वापस ठीक हो सकता है, पर हो सकता है कि समटाइम्स ये नेक्रोसिस पर ही आकर एंड हो, मतलब इसका। गैंग्रीन हमारे पास एक डिजीज़ होती है, कौन सी डिजीज़ होती है? ये हमारे पास नेक्रोसिस जो कि सेल डेथ है उसकी ही डिजीज़ होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये आपने मोस्टली देखा होगा पैरों में वगैरह में हो जाती है, ब्लैक सा एक एरिया सर्कल फॉर्म में बन जाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। इन्फार्क्शन क्या होता है? आप लोगों ने शायद एक वर्ड सुना हो इंटर के अंदर, अगर आपने थोड़ी सी बायो कंसंट्रेशन से पढ़ा हो तो आपको ये वर्ड याद होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि जो हमारी जो हार्ट होती है, मैंने देखें ऐसी हार्ट बना दी है पर ऐसी होती नहीं है रियलिटी में, तो जो हार्ट होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। मरना शुरू हो जाते हैं किस लिए मरना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर आर्टरी होती है जो उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही होती है, तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर एरिया को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो नरिशमेंट नहीं मिलेगी और सेल्स मर जाते हैं और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। सिंपल टर्म्स के अंदर हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से इन्फार्क्शन भी क्या है? इन्फार्क्शन भी उसी जगह, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट के मसल्स के साथ ये सीन हो रहा था। अब ये सिर्फ इन्फार्क्शन है तो ये कहीं पे भी हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसके साथ वो टर्म लगाकर इन्फार्क्शन हम लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेथ हो जाती है टिश्यूज़ की। क्यों हो जाती है? सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टरी, क्योंकि किसी आर्टरी के अंदर क्या आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, रुकावट आ गई है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये सारा सीन हो रहा है। एट्रोफी क्या है? डिमिनिशन इन द साइज ऑफ द सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और अ पार्ट और ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो सेल होगा उसकी साइज़ कम हो जाएगी। ठीक है, छोटी होना शुरू हो जाएगी। वो सेल हो सकता है, वो टिश्यू हो सकता है, वो ऑर्गन हो सकता है, और क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होगी। उसका डिस्ट्रॉफी का भी सेम होता है, बट जो डिस्ट्रॉफी और एट्रोफी में फ़र्क ये होता है कि आई थिंक जो डिस्ट्रॉफी होता है वो आई थिंक जेनेटिकली होता है, और एट्रोफी में ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये नॉर्मली किसी भी आपकी वीकनेस की वजह से, या आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो तो उसकी वजह से हो जाता है। हाइपरट्रॉफी, हाइपर का मतलब ही इंक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ इसमें हो जाएगी सेल की जो साइज़ होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन सेल के जो नंबर्स होंगे वो सेम रहेंगे। हाइपरप्लेजिया में सेल की साइज़ तो इंक्रीज़ होगी लेकिन सेल के नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। तो आपने याद रखना है कि हाइपरट्रॉफी के अंदर सेल की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन सेल उतने ही हैं, जितनी तादाद जो है वो उनकी सेम है, लेकिन हाइपरप्लेजिया में साइज़ भी बढ़ रही है, तादाद भी बढ़ रही है। हाइपोप्लेजिया मतलब जो हमारे पास इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगी। ठीक है,
अब इनकम्प्लीट डेवलपमेंट मतलब सेल्स ही प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हुए होंगे। हाइपो मतलब डिक्रीज हो जाएगी, साइज़ भी डिक्रीज होगी और प्रॉपरली वो डेवलप भी नहीं होंगे। एप्लेजिया मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं होगी, फेलियर मतलब उसमें डेवलपमेंट हुई ही नहीं। और सिंड्रोम क्या होता है, एक होती है डिजीज़, ठीक है, किसी को एक बीमारी होती है, लेकिन अगर किसी को बहुत सारी बीमारी हों तो हम उसे कहते हैं कि सिंड्रोम है, मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज़ हम कह सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ की वजह से एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर क्रिएट हो। पैरालिसिस आप लोगों ने सुना होगा कि लॉस ऑफ मोटर पावर, मतलब हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं ताकि जो हमें कौन सा एक्शन, कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करनी है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर तरीके से ना हो सके तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसमें हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया होता है। हेमीप्लेजिया मतलब आपकी बॉडी हाफ जो होगी वो पैरालाइज हो जाएगी। पैराप्लेजिया मतलब आपकी दोनों लोअर लिम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पैरालाइज हो जाएंगी। हेमी का मतलब भी हाफ होता है, ठीक है, तो दोनों जो हाफ आपकी बॉडी है वो पैरालाइज हो जाएगी। पैराप्लेजिया मतलब दोनों लोअर लिम्स आपकी जो है वो पैरालाइज हो जाएंगी। मोनोप्लेजिया कोई भी एक लिम्ब हो सकती है, वो अपर लिम्ब में से भी हो सकती है, लोअर लिम्ब में से भी हो सकती है, लेकिन एक लिम्ब होगी, ठीक है, इधर लेफ्ट और राइट। और क्वाड्रीप्लेजिया मतलब चारों लिम्स आपकी, दोनों आपकी अपर लिम्स और दोनों आपकी लोअर लिम्स अगर पैरालाइज हो जाती हैं तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो यूज़ होता है क्वाड्रीप्लेजिया, ठीक है। इसी तरह से एनेस्थीसिया पेशेंट्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है पेशेंट्स को, इसलिए दिया जाता है ताकि उनको अगर कोई बंदा या डॉक्टर टच कर रहा है, कोई भी चीज़ टच कर रही है तो वो उस चीज़ को सेंस ना कर सकें, ठीक है। इसके अलावा एनाल्गेसिया इसलिए दिया जाता है पेशेंट को ताकि अगर हम कोई भी कट लगा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो उस कट की वजह से उस पेशेंट को पेन ना हो, उसके लिए पेन की सेंसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए एनाल्गेसिया देना पड़ता है। इसी तरह से थर्म एनेस्थीसिया टेम्परेचर की सेंसिबिलिटी को वो फील ना कर सकें तो ये देना पड़ता है। अगर कोई आप ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ा है तो वो पेशेंट उसको सेंस ना कर सके तो आप उसको थर्म एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हाइपर एनेस्थीसिया अगर एक मतलब इसकी जो सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाए, कुछ ओवर ही सेंस करने लगे, कोई चीज़ इतनी हो नहीं बट वो सेंस एक्स्ट्रा करे, ओवर करे, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाए सेंसिबिलिटी, तो वो कहलाती है क्या कहलाती है, हाइपर एनेस्थीसिया, हाइपर एस्थीसिया, ठीक है, वो भी थर्म एस्थीसिया था। उसके अलावा है हमारे पास पैरास्थीसिया, परवेटेड फीलिंग ऑफ सेंसेशंस, ये भी एबनॉर्मली ये सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं। कोमा आपको पता है, डीप अनकॉन्शियसनेस, आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ हो, आपके आसपास कौन है, क्या कर रहे हो, आप अपने होशो आवाज़ में ही नहीं होते। ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म क्या होता है, एक सर्कमस्क्राइब्ड नॉन इन्फ्लामेटरी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है आपके टिश्यूज़ की, आपके सेल्स की, इन्फ्लामेशन क्रिएट नहीं कर रहे होते, आपको कहीं पे दर्द नहीं हो रहा होता, स्वेलिंग नहीं हो रही होती, जो मैंने टर्म्स बताएं कि वो कोई भी चीज़ नहीं होती, बस ट्यूमर वहाँ पे होता है, वो सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये आपके ट्यूमर जो होता है वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। इसके अलावा बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, बेनाइन हमारे पास ऐसी इलनेस होती है जो कि आपकी लाइफ को ख़राब नहीं कर रही होती, आपके अंदर वो डिजीज़ होती है वो ख़राबी कर रही होती है, आप एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रही होती, लेकिन आपकी ज़िंदगी को उससे कोई ख़तरा नहीं होता। पर मैलिग्नेंट हमारे पास स्पेशली बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कैंसर के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं, ट्यूमर के लिए ये वर्ड्स या कैंसर के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। मैलिग्नेंट के लिए क्या होता है कि सिवियर अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम में अगर जो है वो हो जाती है इलनेस आपकी और आपको वो डेथ तक ले जाके छोड़ती है, मार कर ही अगर छोड़ती है तो उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है। उसके बाद है सार्सिनोमा, ठीक है, ये भी मैलिग्नेंट ग्रोथ है, ठीक है, मतलब ये आपको डेथ तक पहुंचाएगी और ये किसकी वजह से अराइज़ हो रही है, आपकी जो एपिथीलियम है उसमें से अराइज़ हो रही है। आपकी जो एपिथीलियम है मैंने बताया था आपकी स्किन की आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एपिथीलियम, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से, ठीक है। तो अगर वहाँ पर ये डिजीज़ मतलब मैलिग्नेंट ग्रोथ होना शुरू हो जाए, मतलब ऐसी जो आपको मार कर ही छोड़े, उसको सार्सिनोमा कहते हैं। अगर सारकोमा बोलना है तो फिर वो कहाँ पर डिजीज़ हुई होगी, मैलिग्नेंट ग्रोथ कहाँ पर हुई होगी, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में। एपिथीलियम के बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि आपके बोन्स को आपके मसल्स के साथ या फिर टेंडन्स के साथ, लिगामेंट्स के साथ, डिफरेंट
चीज़ों को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करने का, बाइंड करने का, ज्वाइन करने का काम कर रहे होते हैं। उनका काम क्या होता है, तो और वो क्या बना रहे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ मेसोडर्म से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जब हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर बने। तो खैर वो अब हमें डिस्कस नहीं करना है। तो सीन कुछ ऐसा है कि अगर एक्टोड्रम और एंडोड्रम और मेसोड्रम को हटा के अगर हम एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें, तो अगर आपने इसको भी पढ़ना है, समझना है, तो उसकी वीडियोस भी आप मेरे पास अपलोडेड हैं। ठीक है, मेरे ही चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएं, चेक करें, या आप लोग लिखें एपिथेलियम बाय फ्री ऑनलाइन कोचिंग तो आपको मिल जाएगा, एपिथेलियम टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी आपको मिल जाएगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, एक दफ़ा सुन ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर इंटरेस्टेड है, नहीं भी सुनते तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। कैंसर क्या होता है, जर्नल टर्म यूज़ होता है, ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को, मतलब कि आपकी जान लेने वाले ट्यूमर को न्यूप्लाज्म ट्यूमर को बोलते हैं, जो कि क्या शो करेगा, इनवेजिनेस एंड रिजल्ट्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट, आपको इतना बीमार कर देगा कि आपको डेथ तक ले जाएगा। मेटास्टेसिस क्या होती है, मेटास्टेसिस मतलब कोई भी अगर एक डिज़ीज़ है, जैसे कि कैंसर मतलब फैलने वाली कोई भी डिज़ीज़ है, और वो आपके एक हिस्से से आपके दूसरे बॉडी के हिस्से में फैल रही है। जैसे आपने कैंसर में अक्सर सुना होगा कि कैंसर बहुत जल्दी जल्दी फैलता जाता है, लोगों के लोअर लिम्ब का एक लिम्ब काट दी, दूसरी लिम्ब काट दी, हाथ काट दिया, फिंगर काट दी, कोशिश करते हैं डॉक्टर्स के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनका काट लें ताकि वो सेल्स कुछ एक दो भी ना रह पाएँ, क्योंकि अगर वो एक दो भी सेल्स वहाँ पे रह गए कैंसर सेल्स, तो वो फर्दर ग्रो कर करके आपका आगे का हिस्सा भी ख़राब कर देंगे, डैमेज कर देंगे। ठीक है जी। कुछ लोग तो अपनी ऐसी कंडीशन देखकर ही परेशान हो जाते हैं, अगर मतलब कोई उनकी एक लिम्ब काट दे, कोई एक हाथ काट दे फॉर एग्जांपल, तो कितना मतलब वो उसको अजीब लगेगा। ऐसी खुद की कंडीशन देखकर ही लोग तो मर जाते हैं, ऐसे केसेस भी सुने हैं हमने। सो कन्वालिसेंस क्या होता है, द रिकवरी पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द डिजीज़ एंड रिस्टोरेशन टू कंप्लीट हेल्थ, मतलब आपको कोई भी डिज़ीज़ जब से हुई है और जब आप जाके बिल्कुल ठीक हो जाते हो, ये जो इसके दरमियान का जो सारा पीरियड होता है, ये कहलाता है कन्वालिसेंस। थेरेपी क्या होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, तो फिजियोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, एक्सरसाइजेस के थ्रू आपकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो थेरेपी, द वर्ड थेरेपी इज़ यूज फॉर एक्चुअली व्हाट, मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है। सो दिस वाज जस्ट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया है। कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में हमने इसमें से छोड़ दी थी, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्केलेटल से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हो सके तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, समझ ना आए तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ाऊँ। ठीक है ना। पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में इतना डीप में नहीं पढ़ाया था, मैं मानती हूँ, बट अब मैंने इसको डीप में पढ़ाया है, तो मुझे आप लोगों से रिस्पांस अच्छा चाहिए। और रिस्पांस में आप लोगों ने क्या करना है, रिस्पांस में आप लोगों ने करना है इस वीडियो को शेयर, किसके साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कज़न्स के साथ, जिसको भी आपको लगता है कि ये लेक्चर जो है उसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, उसके साथ आपने क्या करना है, इसको शेयर कर देना है। उसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप्स या फिर पेजेस को ज्वाइन या फिर लाइक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उनकी भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। इससे पहले अगर आपने मेरा कोई भी लेक्चर नहीं लिया और इस लेक्चर को लेने के बाद आप इंटरेस्टेड हैं मेरा कोई भी लेक्चर लेने के लिए, तो उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है, या आप खुद हो, या फिर आप किसी एक ऐसे बंदे को जानते हो जिसको कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली हैं, 268 से अबव मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं। एक दफ़ा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है लाइबा ख़ान को। अल्लाह हाफ़िज़।